इतने जोर से नहीं कि छाती उड़ जाए। आजकल हम देख रहे हैं क्या, फाइनल ड्राइव एंड रियर एक्सल्स, लाइव एक्सल्स। अभी सिर्फ लाइव एक्सल की बात हो रही है, डेड एक्सल नहीं। ठीक है, तो जिन वाहनों में इंजन आगे फिट रहता है और ड्राइव रियर व्हील्स को दी जाती है, तो उसमें क्या क्या कुछ ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं। जब टॉर्क ट्रांसमिशन होता है तो ड्राइविंग थ्रस्ट है, टॉर्क रिएक्शन है, साइड थ्रस्ट है, ब्रेकिंग टॉर्क है। ब्रेकिंग टॉर्क जो पहियों पर मिल रहा है और उसका रिएक्शन है। वाहन चल रहा है, चलते हुए इंजन भी ऑन है, इंजन पावर बना रहा है, गियर बॉक्स में आ रही है, गियर बॉक्स से शाफ्ट भी घूम रही है, शाफ्ट पिनियन को घुमा रहा, क्राउन व्हील घूम रहा है, एक्सल घूम रहे, सब चीज घूम रही है, वाहन चल रहा। अचानक से ब्रेकिंग हो रही तो चलते हुए पहियों को रोका जा रहा है। बट पहियों का भी मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है, इंजन के भी फ्लाईव्हील का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है, और शाफ्ट का भी मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है, क्राउन व्हील का भी है। वो इनर्शिया क्या करेगा, इनर्शिया फोर्सेस उसे चलाने की कोशिश करते हैं, और जबकि एक्चुअली में क्या हो रहा है, ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेक फोर्स उसे रोक रहा है। तो ऐसे टाइम पर काफी कुछ ब्रेकिंग टॉर्क का रिएक्शन है। यह टॉर्क रिएक्शन के कारण एक्सल में और कई सारे पार्ट्सों पर प्रभाव पड़ते हैं। इन बलों पर आखिर वो पड़ते क्या क्या हैं। जब ब्रेकिंग की जाती है तो उस समय वाहन का अगला हिस्सा थोड़ा बैठता है, लोड ट्रांसफर होता है। इनर्शिया फोर्सेस क्या कह रही है, इनर्शिया क्या है, कोई भी वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध कर रही है। वाहन अगर गति में है तो वह गति में ही रहना चाहता है। अचानक से उस पर ब्रेकिंग हो रही है, रोका जा रहा है या वाहन की स्पीड को कम किया जा रहा है, मगर जो उसके अंदर बॉडी है, जो भी लोग बैठे हैं या फिर सामान है, वाहन की खुद की बॉडी है उसके ऊपर, चैसी फ्रेम के ऊपर लदी हुई, तो वो आगे ही जाने की प्रवृत्ति पे रहती है। तो ब्रेकिंग के टाइम पर लोड शिफ्ट होता है, इस वजह से वाहन आगे से थोड़ा सा झुकता है। इसी तरह से जब कोई खड़ा वाहन है, उसको मोटरसाइकिलों में तुमने ट्राई किया होगा, बाइक और स्कूटी तो सभी के पास है, सभी चलाते हैं। कारों में, ट्रकों में, बसों में, सब में यह फेनोमेना पाया जाता है कि जब वाहन खड़ा रहता है, खड़े वाहन को स्टार्ट किया जाता है, चलाया जाता है, इंजन को गर्म करके गियर डालने के बाद जब एक्सीलरेटर दबाते हैं और क्लच छोड़ते हैं, तो वहां पर वाहन की प्रवृत्ति होती है आगे से ऐसे उठने की। कई बार बाइक में ज्यादा एक्सेलरेशन दे देते हैं, एक्सीलरेटर ज्यादा घुमा देते हैं हाथ से, तो आगे से उठने की प्रवृत्ति होती है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड स्क्वाट। क्या कहलाता है, स्क्वाट, SQUAT, स्क्वाट, ब्रेक डिप, स्क्वाट। वाहन चल रहा है सड़क पे, ये सड़क है, ये टायर है इस पे लगा हुआ, इसका ये एक्सल फ्रेम है, एक्सल केसिंग है जेड एक्सिस पे, इतना ही दिख रहा है। तो जब ये किसी गड्ढे में जाएगा, तब भी इस पर झटके पड़ने हैं। जब ये किसी उभार पर चढ़ेगा, तब भी ये एक्सल ऊपर नीचे जाएगा। जब ये टायर गड्ढे में जाएगा तो इसके साथ साथ ही इसकी पूरी बॉडी का वेट भी नीचे आता है। तो कई बार जब दोनों पहिए एक साथ गड्ढे में चले जाते हैं तो वाहन का आगे का बम्पर सड़क पे लग जाता है। भले ही उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा है, मगर फिर भी लग जाता है, टच हो जाती गाड़ी जमीन पे। इसके अलावा टर्निंग के टाइम पर भी बॉडी रोल होता है। और ये जो ड्राइव है, जब ड्राइव ट्रांसमिट हो रही है, इन कोई भी पोजीशन नहीं है, मगर ड्राइविंग जब प्लेन रोड पे गाड़ी चल रही है, तब भी सबसे पहला ड्राइविंग थ्रस्ट पड़ता है। जब मैंने एक्सल बताया था, उसमें बताया था कि एक्सल पर पड़ने वाले लोड, ड्राइविंग थ्रस्ट जब क्लच छूट रहा है तब भी झटका पड़ रहा है,
खड़ा टायर हिलने की कोशिश कर रहा तब भी झटका पड़ रहा, दैट इज ड्राइविंग थ्रस्ट। ब्रेकिंग टॉर्क का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसी में था टॉर्क रिएक्शन। जब ये पहिया घूम रहा अचानक से इसे रोका जाएगा तो इसके कारण ये एक्सल भी डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करता है। तो इसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट लगाए जाते हैं इनका भी थोड़ा थोड़ा वर्णन किया था। तो अभी जब ये ड्राइव ट्रांसमिट हो रही है रियर एक्सल को, तो ये कई प्रकार से होती है, पर जो जो यूज है बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्राइव वो है हॉचकिस ड्राइव एंड टॉर्क ट्यूब ड्राइव। भारत में चलने वाले वाहनों में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली रियर एक्सल ड्राइव है वो है हॉचकिस ड्राइव। हॉचकिस ड्राइव में ये जो लीफ स्प्रिंग है ये बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। पूरे वाहन का भार चैसी फ्रेम, बॉडी, पैसेंजर, वाहन में लगी असेंबलीज एंड सब असेंबलीज का जो सारा भार है वह फ्रंट एंड रियर एक्सल में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। बराबर बराबर मतलब 50-50 या 40-60 या 60-40, इस तरह से। किस प्रकार का वाहन है, फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव है तो उसमें आगे ज़्यादा भार है। जब वाहन खाली चल रहा है तो उसमें सिर्फ एक ड्राइवर चल रहा है और आगे ही इंजन का भार है, गियर बॉक्स है, ट्रांस एक्सल है, लाइव एक्सल्स हैं, सस्पेंशन के पार्ट्स हैं, स्टीयरिंग के पार्ट्स हैं, ब्रेक के पार्ट्स हैं, वो सारे आगे ज़्यादा भार है। और पीछे जब सवारियां बैठ रही हैं और सामान उसमें डाला जा रहा है, तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन करते समय जिस प्रकार का वाहन है उस हिसाब से उसको एडजस्ट किया जाता है, उसी हिसाब का भार डाल के ये सारा जो लोड है वह स्प्रिंगों के ऊपर होता है। ये मैंने रियर एक्सल दिखाया था, ये दो जगह हैं, दो स्पॉट वो हैं जहां पर की लीफ स्प्रिंग फिट रहती हैं। और ये लीफ स्प्रिंग चैसी के, ये जो चैसी की बीम है, मैंने क्या कहा था कि एक्सल को आप एज ए बीम कंसिडर कर सकते हैं। जैसे ये बीम आ रही है सेम इसी तरह से ये एक बीम है और इसके दोनों किनारों पर सपोर्टेड बाय द टायर्स। तो जो भी लोड है वो इन स्प्रिंग्स पर है। तो हॉचकिस ड्राइव में जो लीफ स्प्रिंग है वो न सिर्फ वाहन का ब्रेकिंग टॉर्क है, रोक रखा है। हॉचकिस ड्राइव में लीफ स्प्रिंग न सिर्फ वाहन के भार को सहन करती है बल्कि यह ड्राइविंग थ्रस्ट, टॉर्क रिएक्शन, ब्रेकिंग टॉर्क और साइड थ्रस्ट को भी यह सहन करती है। समझ में आ रही? जब वाहन टर्न ले रहा है तो वो स्वे करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो बाहर की तरफ को झुकता है और टायर सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से लेटरल फोर्स जो जनरेट होती है उसके कारण टायर अंदर की तरफ को खींचते हैं वाहन को। तो उसके कारण जो बॉडी झूलती है, रोलिंग होती है, उसका प्रभाव यात्रियों पर भी पड़ता है और सामान पर भी पड़ता है। सड़क पर होने वाली जितनी भी अनियमितता है, चाहे गड्ढे हैं चाहे उभार है, इसके कारण जो भी रिबाउंड फोर्सेस आ रही, जो भी ऊर्जा इसको सड़क से ट्रांसमिट हो रही है वह भी एक्सल के द्वारा ही चैसी और बॉडी को ट्रांसमिट होती है। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में उसे परिवर्तित किया जा सकता है। और इस तरह से परिवर्तित किया जाता है कि वो ना तो चैसी फ्रेम पर कोई दुष्प्रभाव डाले, ना एक्सल पे डाले, ना बॉडी पे डाले, ना यात्रियों पे या सामान पे डाले, वो फोर्सेज कैंसल हो जाएं। तो उसके लिए
व्यवस्था करनी पड़ती है, कुछ असेंबलीज एंड सब असेंबलीज लगानी पड़ती हैं। ठीक है, वो जितनी भी डिटेल में बाकी चीज़ें सीखनी है वो आगे क्लासों में होती हैं। यहाँ पर तुम्हें हमने सिर्फ टेक्नीशियन बनाना है, खोलने और जोड़ने वाला। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पढ़ाई भी उसी हिसाब से होगी, फिर भी मैं डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ। तो जो लीफ स्प्रिंग है ये मुख्य चीज है हॉचकिस ड्राइव का, क्योंकि ये न सिर्फ पूरे वाहन का भार को ले रही है, बल्कि यह ड्राइविंग थ्रस्ट को भी एब्जॉर्ब कर ले रही है, टॉर्क रिएक्शन को भी और साइड थ्रस्ट को भी। ये फिट कैसे होती है? ये एक्सल में इन दो जगहों पर बीचों बीच यहां लीफ स्प्रिंग रखी जाती है, जैसे ये एक्सल के ऊपर। इसका जो अगला सिरा होता है ये चैसी फ्रेम के साथ रिजिडली फिट रहता है, और वहां पर एक फुल फ्लोटिंग पिन होती है। फुल फ्लोटिंग का मतलब वो पिन जो आप यहां पर घूम सके। ये एक बुश बेयरिंग के अंदर होती है, समझ में आ रही? इसमें एक ग्रीस निप्पल भी होता है, ताकि इस रास्ते से ग्रीस भर के वो ग्रीस इस जगह पर आ जाए और बियरिंग और पिन को लुब्रिकेट करता रहे। ये जब ऐसे ऐसे घूमेगी तो वह ग्रीस पिघलकर चारों तरफ इसके एक ऐसी लेयर बना देगी जिससे ये दोनों पार्ट आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो पाएंगे, इनके बीच कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। लीफ स्प्रिंग का अगला हिस्सा है, ये चैसी के साथ फिट रहता है और इसमें एक फुल फ्लोटिंग पिन होती है बुश बेयरिंग के साथ। बुश क्यों लगाया जा रहा बीच में बुश बेयरिंग? ताकि ये चैसी को डिफॉर्म ना करे। बेयरिंग क्या कर रहा है? घूमने के लिए अक्ष प्रदान कर रहा है। इस पर पड़ने वाले जितने भी शियर, एक्सियल फोर्स, शियर जी आगे पीछे चलने के कारण टर्निंग में ये जरूर इसमें एक्सियल मूवमेंट भी होगी। तो इस कारण ये होल चैसी फ्रेम खराब ना हो, इसलिए, और भी कई कारण। और पिछला वाला जो हिस्सा है उस साइकिल के, साइकिल माने झूला, ये तो जीप का है, ट्रकों का और बड़ा होगा। यहां भी बुश के साथ पिन लगी होगी और ये ग्रीस निप्पल इस रास्ते से ग्रीस भर के, ताकि जब भी ये आगे पीछे चले ये कटे ना। ये इसीलिए रखे हैं कि ये अपने अक्ष पर इस तरह से हरकत कर सके। जब स्प्रिंग इस तरह से है, इस पे लोड पड़ेगा, इस ट्रक पे लोड डाला जाएगा तो ये स्प्रिंग सीधा होने की कोशिश करेगी। आगे तो फिक्स है, तो कहीं ना कहीं तो इसको लेंथ चाहिए बढ़ने के लिए, तो इसलिए ये पीछे इसके साथ साइकिल लगा दिया, एक झूला लगा दिया, ताकि वो इस तरह से अपने अक्ष पर चलता रहे। तो जैसे स्प्रिंग डिफ्लेक्ट होगी तो ये भी मूवमेंट करेगा। इसका जो अगला ये वाला हिस्सा है, सबसे लंबी कमानी होगी, जो सबसे मेन लीफ जिसको कहा जाता है, मेन, उसके साथ एक सेकंड पट्टा भी लगा रहता है। आम भाषा में इसको बोल देते हैं पट्टा, पट्टे बोल देते हैं, पट्टे। पट्टे टूट गए, वो आजकल टूटते हैं जाड़ों में। ये इसकी संरचना होती है और ये बीचों बीच यू बोल्ट के द्वारा, यू बोल्ट भी तो ले आता वहां से। ये कमानियां फिट कैसे थी? ये यू बोल्ट के द्वारा, दो यू बोल्टों के द्वारा ये फिट हैं। बध गई अब ये एक्सल के साथ। ठीक है, ये तो थी कहानी लीफ स्प्रिंग्स की। जो ड्राइव ट्रांसमिट की जा रही है ये गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स की मेन शाफ्ट निकली, मेन शाफ्ट के साथ ये है यूनिवर्सल जॉइंट, यूजे जो लिख रखा है यूनिवर्सल जॉइंट। ये ब्लॉक डायग्राम है इसलिए इस तरह से बनाया है।
ये इस तरह से यू बोल्ट, ट्रक के यू बोल्ट ये बहुत बड़े होते हैं क्योंकि वो कमानी भी बड़ी होती है। उसको यदि सीधा किया जाए तो एक पूरा क्रोबार बन जाता है। ठीक है, क्रोबार माने तो ये यू बोल्टों से इस तरह से टाइट हो गई, यहां नट लगा दिया डबल नट के साथ, ये फुली टाइट हो गई। इसके बीच में भी एक सेंटर बेयरिंग सेंटर बोल्ट होता है। इस पर हम सस्पेंशन में पूरा बात करेंगे। ये सारी की सारी कमानियां, ये अलग अलग पट्टे होते हैं और ये एक सेंटर बोल्ट के साथ पहले कस दिए जाते हैं और बाद में इसे यू बोल्ट से कस दिया जाता है। ये पट्टे क्योंकि अलग अलग साइज के होते हैं इसलिए ये आपस में खिसके ना या बाहर की तरफ ना निकले और ब्रैकेट इनमें लगा दिए जाते हैं। पर जो ड्राइव आ रही है वो गियर बॉक्स की मेन शाफ्ट, यहां पर एक यूनिवर्सल जॉइंट, देन स्लाइडिंग जॉइंट, दिस वन इज प्रोपेलर शाफ्ट, यहां पर फिर से यूनिवर्सल जॉइंट, ये बेवल पिनियन की शाफ्ट है, ये एक्सल है, ये व्हील है, ये लीफ स्प्रिंग है, वो साइकिल है और ये फ्रंट एंड है। तो ये है हॉचकिस ड्राइव के मेन कंपोनेंट्स। मेन कंपोनेंट्स, दो यूनिवर्सल जॉइंट, स्लाइडिंग जॉइंट और लीफ स्प्रिंग, ये सब मिलके कैसे काम करते हैं अब इसे देखो। जब वाहन विराम अवस्था में है वहां से उसको चलायमान अवस्था में ला रहे हैं तो उधर पर इनर्शिया फोर्स वाहन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं मगर ड्राइविंग टॉर्क उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उस समय भी ये चैसी डिफ्लेक्ट हो रहा है। चैसी डिफ्लेक्ट ये एक्सल डिफ्लेक्ट हो रहा है। इस टाइम पर वाहन का पहिया खड़ा है, वो चलना चाह रहा है, टॉर्क उसको चला रहा है, इनर्शिया फोर्स से रोक रहे हैं। तो यहां पर ये लीफ स्प्रिंग डिफ्लेक्ट हो जाती है, लीफ स्प्रिंग बेंड हो जाती है। जब पहिया ऊपर चढ़ रहा है उभार पर, प्रोपेलर शाफ्ट क्या कर रही है, घूमते हुए आ रही है। प्रोपेलर शाफ्ट क्यों कहा गया इसको, क्यों कहते हैं इसको प्रोपेलर शाफ्ट? यही वाहन को चलाने की गति ट्रांसमिट कर रही है, यही चला रही है। ये तो घूम रही है और इसका सेंटर है ये, ठीक है। पर जब ये पहिया किसी उभार पे चढ़ गया इस पे, तो इसका सेंटर, पहिए का जो सेंटर है वो तो ये इसके सेंटर के, जो एक्सल का सेंटर आएगा वो इसके सेंटर पे आएगा। ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है तो ये इस प्रोपेलर शाफ्ट पर भी जोर लगा रहा है। तो जो अप डाउन की मूवमेंट है उसको कंपेंसेट कर देता है यूनिवर्सल जॉइंट में। ये यूनिवर्सल जॉइंट इसको इसीलिए कहते हैं कि ये सड़क के उतार चढ़ावों को भी उसमें ये अपने अक्ष पर शाफ्ट ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाती है। और यदि ये एक ही यूनिवर्सल जॉइंट रखा जाएगा तब ये जो जोर पड़ेगा उसकी वजह से ये जो बेंडिंग एक मोमेंट पैदा होगा उससे ये प्रोपेलर शाफ्ट टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए दो यूनिवर्सल जॉइंट यूज किए जा रहे हैं। फिर जैसे जैसे नंबर ऑफ शाफ्टों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वाहन लंबा होता चला जाएगा तो यूनिवर्सल जॉइंट की संख्या भी बढ़ सकती है और स्लाइडिंग जॉइंट की संख्या भी बढ़ सकती है। इसी अप डाउन मूवमेंट के कारण ही इसकी लेंथ में भी कमी और अधिकता हो रही है, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है। तो उसको कंपेंसेट करता है ये
स्लाइडिंग जॉइंट। जो अभी अभी काम करके आए हैं टाटा से, कितने स्लाइडिंग जॉइंट थे उसमें? 2 प्रोपेलर शाफ्ट वाली गाड़ी में स्लाइडिंग जॉइंट कितने थे? 2 थे। उस दिन तू कह रहा था 3 थे। 2 फ्रंट में भी एक और रियर एंड में भी एक स्लाइडिंग जॉइंट लगा दिया जाता है। हो सकता है उसमें सेंटर बेयरिंग के पास एक स्लाइडिंग जॉइंट हो, क्योंकि आजकल वाहन रिफाइंड इंजन के साथ हैं, बढ़िया गियर बॉक्स है, मटेरियल बहुत अच्छा है, तो ओवरलोडिंग बहुत हो रही है। कंपनियों को भी ये पता है, मैन्युफैक्चरर को भी फीडबैक जाता है, तो वो भी नए नए प्रयोग करते हैं। तो स्लाइडिंग जॉइंट भी 2 हो सकते हैं, यूनिवर्सल जॉइंट 2 और 3 हो सकते हैं। यूनिवर्सल जॉइंट को आम भाषा में क्रॉस बोल दिया जाता है। ये तो एक तो अप डाउन की मूवमेंट को भी ये झेल लेते हैं, सहन कर लेते हैं, टर्निंग के टाइम पर भी ये इस चीज को सहन कर लेते हैं। और जो साइड थ्रस्ट है उसको ये लीफ स्प्रिंग सहन कर लेती है। टॉर्क रिएक्शन के टाइम पर क्या होता है, जब ये लीफ स्प्रिंग इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है, अगला हिस्सा इसका, ये वाला अगला हिस्सा, ब्रेकिंग के टाइम पर ये इसके जस्ट अपोजिट बेंड होके उस ब्रेकिंग टॉर्क को भी एब्जॉर्ब कर लेती है। यह है हॉचकिस ड्राइव का हिस्सा। यही ड्राइव ज्यादातर इंडियन व्हीकल्स में प्रयोग किए जा रहे हैं। यूनिवर्सल जॉइंट और स्लाइडिंग जॉइंट का काम अलग अलग है। जो स्लाइडिंग जॉइंट है वह जब शाफ्ट के ऊपर नीचे, इस पहिए के ऊपर नीचे जाने की वजह से जो एक्सल की और शाफ्ट की सेंटर लाइन, बेवल पिनियन की सेंटर लाइन दोनों भी चेंज हो रही हैं। पहिया जब इसके ऊपर जा रहा है तब ये एक्सल भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसके कारण इस पर बेंडिंग मोमेंट पैदा हो रहा है। यदि इसमें स्लाइडिंग जॉइंट नहीं रखे जाएंगे और यूनिवर्सल जॉइंट नहीं रखे जाएंगे या एक ही रखा जाएगा, तब इसके ऊपर जो बेंडिंग मोमेंट पैदा हो रहा है, इस वजह से ये शाफ्ट टेढ़ी होगी और बार बार ये यूनिवर्सल जॉइंट खराब हो जाएंगे, यानी ये वर्न आउट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, घिस जाएंगे। ठीक है, समय समय पर फिर बाकी जो इसकी मेंटेनेंस है, पहियों की मेंटेनेंस है, ये लीफ स्प्रिंग्स की मेंटेनेंस है, क्या क्या चेक करना है इसमें, ये हम सस्पेंशन सिस्टम में क्लियर करेंगे। हॉचकिस ड्राइव का मतलब यही है कि जब वाहन खाली है तब भी उसके जो व्हील बेस, ये कमानियां पूरी की पूरी, मतलब स्प्रिंगों के ऊपर कोई दबाव नहीं है, सिर्फ वाहन का ही भार है, पर जब उसमें सामान डाला जा रहा है तब ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। भले ही थोड़ा सा ही उसमें अंतर आ रहा है, परंतु मेटल के पार्ट्स को वो खींच के रख देगा। इसलिए जरूरी है कि उसमें थोड़ा बहुत प्ले रखी जाए। तो वो प्ले कहाँ मिल गई? पहले मिल गई स्लाइडिंग जॉइंट के द्वारा और एक मिल गई ये सैकल्स के द्वारा। समझ में आ गई? तो इस तरह से ये हॉचकिस ड्राइव होती है। टॉर्क ट्यूब ड्राइव वो अलग चीज है, उस पर हम कल बात करेंगे। कई प्रोपेलर शाफ्ट, जब प्रोपेलर शाफ्ट बताई थी मैंने, उस समय ये बतानी दिमाग से हट जाती कई चीजें। इस शाफ्ट के ऊपर एक रबर की खोल सा चढ़ा दिया जाता है, रबर का खोल चढ़ा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि रबर थोड़ा सा विस्को इलास्टिक होता है वो,
वो फैलता है, इलास्टिक नहीं होता है। वो क्या होता है? विस्को इलास्टिक होता है। उसको वो अगर बार बार तनता रहे तो वो फिर सॉलिड हो जाता है, फिर उसको तानना मुश्किल हो जाता है। तो इस कारण उसके अंदर जो लोडिंग अनलोडिंग की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर वो उतनी जल्दी तनता नहीं है। वो भी एक शॉक को, एक झटके को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो आजकल जो टॉर्क ट्यूब ड्राइव में इसके बाहर, शाफ्ट के बाहर एक और ट्यूब होती है, उस पर हम कल बात करेंगे। ठीक है, सो इट्स इनफ फॉर द हॉचकिस ड्राइव। किसी को कोई शक रह गया है? ये लीफ स्प्रिंग जो है हॉचकिस ड्राइव में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा स्लाइडिंग जॉइंट और सैकल। ठीक है, सो इट्स इनफ फॉर द डे। हैव अ ग्रेट डे।